दोस्तों नमस्कार आप सभी को। देखिए इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कैश मैनेजमेंट। देखिए वीडियो शुरू करें उससे पहले दो बातें आपसे कहना चाह रहा था। मेरी कोशिश ये रहती है कि पूरे वीडियो के दौरान कोई भी किसी कुछ सेकंड के लिए भी कोई इधर उधर की बातें ना हो, केवल सिर्फ टॉपिक पर कंसंट्रेट किया जाए। बट आपके कुछ फीडबैक्स रहे हैं, उसको देखते हुए मैं थोड़ा सा आपको कुछ कहना चाहूँगा उसके बारे में। देखिए आपका एक कॉमन फीडबैक सबसे बड़ा ये रहा है कि वीडियोस काफ़ी लंबे होते हैं, ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी होती है और उस वजह से आपको उसको देखने में भी परेशानी आती है और आप उसको पूरा देख भी नहीं पाते हैं, कंसंट्रेशन पूरी नहीं रह पाती। तो देखिए उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए जब कोई टॉपिक हम लेकर वीडियो बनाने के लिए बैठते हैं तो मन में ये फीलिंग नहीं होती कि हम वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअल में बस यही लगता है कि हम जैसे क्लासरूम में हैं और वहीं पर आपसे बात कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है कई बार पता ही नहीं चल पाता कि टाइम कितना लग गया और फिर बस मन में रहता है कि आपको ये भी बता दिया जाए, इसके बारे में बता दिया जाए। तो उस चक्कर में थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। बट फिर भी मैंने इस वीडियो में काफ़ी कोशिश की है कि इसकी ड्यूरेशन कम रखी जाए ताकि आप बोर ना हो। तो आइए शुरू करते हैं कैश मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले तो कैश मैनेजमेंट के बारे में हम समझे कि कैश मैनेजमेंट होता क्या है। तो उसके बारे में पहले मैं आपसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके पास आज 1 लाख रुपए है और आप इस 1 लाख रुपए को अपने घर में किसी अलमारी के अंदर बंद करके रख देते हैं 5 वर्ष के लिए। और 5 वर्ष बाद जब अलमारी खोलेंगे तो कितने रुपए निकलेंगे? आप कहेंगे 1 लाख ही निकलेंगे। बिल्कुल, यानी कि उस 1 लाख रुपए पर कोई रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन जनरली इकोनॉमी में रहती है और मान लीजिए हम इन्फ्लेशन मानकर चले तो हो सकता है ऐसा हो कि आज आप 1 लाख रुपए में जितनी वस्तुएं खरीद सकते हो, 5 वर्ष बाद हो सकता है उसका 3/4 ही खरीद सको। मान लो आज आप 400 किसी चीज़ की यूनिट खरीद सकते थे तो हो सकता है 5 वर्ष के बाद आप केवल 300 ही खरीद पाएँ। तो ये तो बल्कि रिटर्न जुड़ने के बजाय कम हो गया। तो इससे आपको एक बात पता चल गई होगी कि कैश अपने आप में सबसे अधिक निष्क्रिय असेट्स है और उस पर किसी भी तरह का कोई रिटर्न नहीं मिलता है, बल्कि उसकी परचेजिंग पावर में कमी हो रह जाती है अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन पाई जाती है। ठीक है, पर कैश रखना भी ज़रूरी है क्योंकि कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड असेट्स मानी जाती है और बिना कैश के जो हमारा बिजनेस है, उसकी जो ट्रांजैक्शंस है, उसको स्मूथली चला पाने में हमें बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों के बीच में सामंजस्य रखना ही कैश मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि क्योंकि वो एक आइडियल असेट्स है इसलिए उसको आइडल असेट्स है इसलिए उसको अपने पास कैश के रूप में रखना, लिक्विड रूप में रखना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। मान लो यही 1 लाख रुपए आपने कहीं बैंक में जमा करवाए होते और 5 वर्ष बाद निकालते, हो सकता है इस पर 1,40,000 रुपये मिल रहे होते आपको। तो 40,000 रुपये के ब्याज का आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि आप उसको कैश के रूप में रख रहे हैं। तो इसलिए हमें एक एडजस्टमेंट करनी है, हमें एक ट्रेड ऑफ करना है किन आवश्यकताओं के बीच में। कि एक तो ये कि जो कैश, क्योंकि कैश को कैश के रूप में रखना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है तो इसलिए उसे अननेसेसरी आप बैलेंस के रूप में ना रखें। और दूसरा, ना ही कैश इतना कम रखें कि आपको अपने बिजनेस है उसको स्मूथली चलाने में ही परेशानी आने लग जाए, बिजनेस ही स्मूथली ना ऑपरेट हो सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ रखना, एक सामंजस्य बनाना ही कैश मैनेजमेंट में शामिल होता है। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट हमने जैसा कि लिखा इज़ टू डिटरमाइन आइडियल कैश बैलेंस, एक आदर्श जो कैश बैलेंस आपको रखना, विच इज़ नाइदर मोर नॉर लेस, जो ना तो आवश्यकता से अधिक हो और ना ही आवश्यकता से कम हो। क्योंकि आवश्यकता से अधिक हुआ तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी और आवश्यकता से कम हुआ तो बिज़नेस को स्मूथली ऑपरेट करने में परेशानी आएगी। दूसरी बात कि कैश मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं। ठीक है, अंडर कैश मैनेजमेंट द कैश रिसीट्स एंड कैश डिस्बर्समेंट मस्ट बी मैनेज्ड इन सच ए वे सो दैट नाइदर अननेसेसरी कैश बैलेंस रिमेन्स, ठीक है,
idle nor प्रॉब्लम्स ऑफ लिक्विडिटी अराइज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना तो फंड्स आपके पास अननेसेसरी पड़ा रहे जिसकी आपको कॉस्ट देनी पड़े, और ना ही कैश की शॉर्टेज है वो हो जिससे आपको बिजनेस को स्मूथली चलाने में परेशानी हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो कैश मैनेजमेंट का जो स्कोप है आगे हम इसमें पढ़ेंगे भी, तो उसमें जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का जो मैनेजमेंट है वो भी कैश में शामिल किया जाता है। इसका कारण यह है कि देखिए, जब कैश हमारे पास, हम एक आइडियल कैश बैलेंस, एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस लेकर चलते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से, लेकिन जब हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए कैश एक्सेस में हो जाता है, सरप्लस में हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। और अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है, तो इन्हीं सिक्योरिटीज़ को बेचकर फिर हम क्या करते हैं, कैश प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, इनका मैनेजमेंट भी कैश मैनेजमेंट में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये कैश मैनेजमेंट है। अब देखिए, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कैश हम रखें क्यों, कैश का बैलेंस क्यों रखा जाता है, उसको रखने के पीछे मकसद क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होल्डिंग कैश बैलेंस, तो बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कैश को रखने के। पहला होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब होता है लेन देन, कि बिजनेस के जो व्यावसायिक लेन देन है, आज भाई जैसे ही मंथ पूरा होगा, आपको सैलरी पे करनी है, आपको रेंट पे करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो ये बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस है, जो बिज़नेस के लेन देन है, जिनसे आपने उधार माल लिया हो तो उसका चुकाना है, तो इनके लिए आपके पास कैश होना चाहिए। ठीक है, और ये कैश किस बेस पर निकाला जाता है, ट्रांजैक्शन मोटिव का कैश निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश साइकिल, और कैश साइकिल को हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड में इसमें समझेंगे। ठीक है, दूसरा जो इसके पीछे मोटिव होता है वो है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी को आप सतर्कता उद्देश्य कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से अपने आप को सेफ करना, कि मान लीजिए अगर कोई अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है, तो उस बुरे वक्त के लिए कैश आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कि अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे आप अपने घर पर कुछ कैश रखते हैं, कि अगर मान लीजिए अचानक किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई और इमरजेंसी हो जाए, तो उस टाइम आपके पास कैश होना चाहिए, नकद के रूप में होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ज़रूरत के वक्त पर हो सकता है एटीएम से भी आपको पैसा अवेलेबल ना हो सके, तो उस टाइम आपकी पॉकेट में जो पैसा रखा हुआ, आपके घर पे जो रखा हुआ, वो पैसा ही आपके काम आता है। ठीक है, जिस तरह से अब आप देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन अराइज हो रही है, तो उस टाइम अब लोगों के पास, ख़ासतौर पर व्यापारियों के पास, जो उनका जो कैश बैलेंस अपने पास रखा हुआ है, वो कैश बैलेंस ही उनको इस बुरे वक्त में काम दे रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह की अगर अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशंस हो जाए, तो उस टाइम रॉ मेटेरियल को परचेज करना, या मान लीजिए कोई स्ट्राइक लॉकआउट की सिचुएशन हो जाए, या बिजनेस को में किसी और तरह की कोई इस तरह की अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ जाए, तो उसका सामना सही ढंग से करने के लिए आपको कैश रखना पड़ता है। तीसरा होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव, सट्टा उद्देश्य। एक्चुअली क्या है कि प्रिकॉशनरी मोटिव और सट्टा, जो आपका स्पेक्युलेटिव मोटिव है, दोनों ही जुड़े हुए हैं अनसर्टेनिटी से। ठीक है, बट आप ये समझ लो कि वो वाली अनसर्टेनिटी है, वो है बुरे वक्त की, और ये अनसर्टेनिटी है जिसको हम बोलते हैं चांस, या जिसे हम बोल सकते हैं मौका। यानी कि आप ये देखिए कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि अचानक अब रॉ मेटेरियल है वो बड़े सस्ते दामों में आपके पास मिल रहा है, आपको मिल पा रहा है, या मान लीजिए आपके आसपास की कोई प्रॉपर्टी है जो आपको लगता है कि बड़े कम दाम पर आपके पास अवेलेबल है, तो आप अक्सर ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास इस टाइम कैश होता तो मैं इसे ख़रीद लेता, इसका मैं फ़ायदा उठा लेता। यानी कि उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए जो कैश रखा जाता है, उसे सट्टा उद्देश्य का कैश हम कहते हैं, स्पेक्युलेटिव मोटिव का कैश हम कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो मोटिव है ये स्पेक्युलेटिव मोटिव हो गया, और चौथा मोटिव है कंपनसेटरी मोटिव। कंपनसेटरी मोटिव क्या होता है, यानी कि मिनिमम कैश बैलेंस रखना। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं और आप एटीएम फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो अक्सर आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये जो बैंक इतने सारे एटीएम लगवाता है, ठीक है, और इनका किराया, इन मशीनों का किराया, उन पर जो सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है उसकी सैलरी, तो ये पैसा कहाँ से आता होगा, बैंक कहाँ से देता होगा। एक्चुअल में ये पैसा बैंक नहीं दे रहा, ये पैसा आप दे रहे हैं।
किस तरह से दे रहे हैं, आप इसको इस तरह से एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आपके बैंक ने कहा कि मिनिमम 5,000 रुपये का कैश बैलेंस रखना ही रखना है आपको, ठीक है। और मान लीजिए मोटे तौर पर समझने के लिए, जैसे उस बैंक के 1,000 कस्टमर है, या बल्कि मैं 100 ही ले लेता हूँ समझाने के लिए, 100 कस्टमर है मान लीजिए, ठीक है। तो अब मिनिमम कैश बैलेंस जब 5,000 रुपये रखा हुआ है तो ऑब्वियसली 5,000 रुपये का कैश बैलेंस तो अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। और अगर इससे कम रखेंगे तो फिर बैंक पेनल्टी चार्ज करेगा। तो मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का कैश बैलेंस रखा, आपके जैसे बाकी 99 कस्टमर्स हैं उन्होंने भी रखा, तो कुल मिलाकर बैंक के पास ये 5,00,000 रुपये ऐसे हैं जो फिक्स हैं, बैंक के पास ही रहेंगे। इनको अक्सर वो जो कस्टमर है वो मांगने के लिए नहीं आएंगे, उस पैसे को वो नहीं निकालेंगे। यानी कि 5,00,000 रुपये उनके पास फिक्स रूप से अवेलेबल हो गया। और अगर मैं 1,000 कस्टमर कर दूं तो ये 5,00,000 की जगह 50,00,000 रुपये हो गया। तो अब बैंक इसका यूज अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकता है। मान लीजिए बैंक इस 50,00,000 रुपये को 10% के रेट पर कहीं किसी को लोन के रूप में दे देता है, हाउस लोन के रूप में या किसी और व्हीकल लोन के रूप में उधार दे देता है। तो 50,00,000 रुपये पर बैंक को कितना पैसा मिलेगा, 10% के हिसाब से भी अगर हम लगाएं तो 5,00,000 रुपये मिलेगा। वहीं बैंक आपको देगा कितना, बैंक आपको देगा सेविंग वाली रेट से, मान लो 4% की रेट से दे रहा है। तो इस 50,00,000 रुपये पर आप जैसे सभी कस्टमर्स को कुल मिलाकर बैंक ने दिए कितने रुपए, दिए हैं 2,00,000 रुपये, और उससे कमाए हैं 5,00,000 रुपये। यानी कि 3,00,000 रुपये बैंक के पास एक्स्ट्रा है, 3,00,000 रुपये बैंक के पास इनकम के रूप में हो गए, ठीक है। और इन्हीं 3,00,000 रुपये में से ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे वगैरह ये चलते हैं। यानी कि जो बैंक आपको सेवाएं दे रहा है उन सेवाओं को का फ़ायदा उठाने के लिए, और फिर इसके अलावा आपने देखा होगा सेविंग अकाउंट में आप जितनी भी अतिरिक्त सेवाएं ऐड करवाते हैं उसी के हिसाब से मिनिमम बैलेंस जो है बढ़ता चला जाता है। कि आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो इतना, चेक बुक ले रहे हैं तो इतना, इसके अलावा कुछ और फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम कैश बैलेंस आपको इतना रखना पड़ेगा। तो ये उस सेवाओं के बदले, उसके कंपनसेशन के बदले रखा जाने वाला कैश है। तो ये एक फोर्स्ड कैश बैलेंस है जो रखना ही होता है, ठीक है। तो ये कंपनसेटरी मोटिव होता है जिस वजह से आपको कैश के रूप में या बैंक बैलेंस के रूप में वो पैसा अपने पास रखना ही पड़ता है, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो देखिए कुल मिलाकर जो है इसमें ये केवल 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें तो एक ट्रांजैक्शन मोटिव होता है और एक कंपनसेटरी मोटिव होता है। क्योंकि प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए बेशक कैश रखा जाता है, बट इनके लिए शॉर्ट टर्म लोन भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। बट फिर भी ट्रेडिशनली ये मानते हैं कि इन चारों ही उद्देश्यों से कैश रखना पड़ता है और कैश रखा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ें। अब अगर किसी बिजनेस के पास कैश की शॉर्टेज हो जाए तो उसको क्या परेशानी आती है। अगर अब आप मान लीजिए ये सोच करके भी कैश पर तो कोई रिटर्न नहीं मिलता इसलिए कैश बहुत कम हम लेकर चलेंगे, तो उससे क्या परेशानी आएगी अगर आप अपने पास कैश बिल्कुल भी नहीं रखते। तो देखिए बिजनेस है, उसकी ट्रांजैक्शन स्मूथली नहीं चल पाएगी, आपके पास बार बार कैश की शॉर्टेज होगी, ठीक है। आपका रुपया इधर उधर फंसा रहेगा और आप जो है सैलरी पे करने में, रेंट पे करने में या बिल पे करने में आपको परेशानी आएगी, ठीक है। दूसरा, फिर जब अचानक से जब कैश की शॉर्टेज होगी तो आपको कहीं से किसी से उधार लेना पड़ेगा और फिर वो उधार आपकी शर्तों पर ना होकर उसकी शर्तों पर होगा, ठीक है। तो वो जो भी कॉस्ट फिर होगी वो आपको बियर करनी ही पड़ेगी। फिर कई बार क्या होता है कि बड़ी अच्छी कैश डिस्काउंट की अपॉर्चुनिटी होती है कि बड़ा अच्छा ऑफ़र आ रहा होता है कि अगर आप पेमेंट आज कर देंगे तो आपको इतनी डिस्काउंट मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि अगर आपके पास कैश नहीं है मौजूद, सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं है, तो आप उस कैश डिस्काउंट्स को अवेल्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह से टाइमली अगर किसी कस्टमर की पेमेंट नहीं कर पाएंगे आप लिक्विडिटी की वजह से, तो उससे आपकी साख में कमी आएगी, वो आपकी इमेज है उसके वो अगेंस्ट रहेगा और पेनल्टी भी लग सकती है टाइमली अगर आप पेमेंट ना करें। लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट अगर आप टाइम पर नहीं करते तो उससे आपको पेनल्टी भी भुगतनी पड़ सकती है। और बहुत सारे चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, जैसे मान लीजिए उसकी एक ड्यू डेट होती है, उस पर अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपको पेनल्टी
फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा एक जो और कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ सकती है वो ये है हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट और लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए आपके पास जो कैश सरप्लस कैश होता है उसको आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया इसको बीसी के स्कोप में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कैश की शॉर्टेज होती रहेगी, आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर कैश बैलेंस नहीं रखेंगे, तो बार बार से आपको अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना पड़ेगा और जितनी बार बेचेंगे हर बार आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो तो आपको बियर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सारी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी अगर कैश आप शॉर्टेज में रखते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो। और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, इसका मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी बहुत सारा कैश रख लें। ये कॉस्ट मैंने आपको जैसे समझाने की कोशिश की थी कि मान लीजिए आप 5 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज कैश रखते हैं और मान लीजिए अगर आप इसे कहीं बैंक में जमा कराएं तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिल सकता है। तो 5 लाख पर 7%, आप कैश को कैश के रूप में रखा तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलना, या सेविंग अकाउंट में रखा है तो भी लगभग रिटर्न बहुत कम मिलना है, ना के बराबर मिलना है। इसी को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते, कहीं बिजनेस में कहीं और लगाते तो हो सकता है 7%, 8% जो आपको इंटरेस्ट मिल सकता था, मान लो 3,50,000 रुपये मिलता, सॉरी 35,000 रुपीज़ मिलता, तो ये आपके लिए जो कैश को कैश के रूप में रखने की लागत होगी, जिसको हम कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश बोलते हैं, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में ये होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि कैश हमें कितना रखना है आगे, जबकि इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे भी। तो ये डिपेंड करता है कैश साइकिल पीरियड पर। कैश साइकिल पीरियड क्या होता है कि कैश फिर से कैश में कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह से चलता है। मान लीजिए आज आपके पास कैश है, ठीक है, कैश से आपने रॉ मेटेरियल परचेज़ किया, ठीक है, रॉ मेटेरियल से फिर आपने प्रोसेसिंग शुरू की तो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिर आपने माल तैयार किया फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इस सारे को इकट्ठा भी बोल सकते हैं कि ये इन्वेंट्री पीरियड, इस पूरे को एक साथ इकट्ठा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी बोल सकते हैं। अब ये फिनिश्ड गुड्स है वो आपने बेचा तो उससे बन गए डेटर्स, ठीक है, और डेटर्स से फिर से बना कैश। अब मान लीजिए 10 दिन यहाँ लगते हैं, 5 दिन यहाँ लगते हैं, 10 दिन यहाँ लगते हैं, 15 दिन यहाँ लगते हैं, तो 40 दिन जो है ये आपका कैश साइकिल पीरियड हो गया। अब इसमें से उस टाइम को घटा लीजिए क्योंकि रॉ मटेरियल की परचेज जो आपने की है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप नगद रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल भी जब आप परचेज करेंगे, जब अपने सप्लायर से परचेज करते हैं तो वो भी तो उधार ही खरीदते हैं। तो मान लीजिए आप पेमेंट करते हैं 10 दिन के बाद, ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो 30 दिन का कैश आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा। आज का गया हुआ कैश, ठीक है, एक्चुअल में कब मिलता है आपको, 30 दिन के बाद वापस मिलता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, इस पूरे साइकिल में कितना टाइम लगता है, 40 दिन का। ठीक है, अगर ये यहाँ से शुरू हो, यहाँ जो कैश है दोबारा से यहीं कैश के रूप में बने, लेकिन ये अपना कैश साइकिल यहाँ से शुरू नहीं हो रहा। एक्चुअल में हम कैश की पेमेंट कब कर रहे हैं, 10 दिन बाद कर रहे हैं, तो पूरा पीरियड 40 दिन का तो शुरू ही यहीं से हुआ है, तो ये यहाँ आकर ख़त्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में 30 डेज आपका कैश साइकिल पीरियड है। तो अगर मान लीजिए आपकी वर्ष भर की कैश रिक्वायरमेंट मान लो 3,60,000 रुपये हो, तो आपको 30 दिन का कैश अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज का गया हुआ कैश आपको 30 दिन के बाद ऑन एन एवरेज वापस मिलेगा। तो आपको अपने पास मिनिमम 30,000 रुपये का कैश बैलेंस रखना पड़ेगा। तो कैश साइकिल पीरियड आपको ये बताता है कि कैश कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लेता है, और ओबियसली जितना ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन होती है उतना ही अधिक मात्रा में आपको कैश अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है कि कैश का मिनिमम बैलेंस कितना रखना चाहिए एक बिज़नेस में, उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स माना जाता है। इसकी ड्यूरेशन कैश की रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करती है, जितनी अधिक इसकी लेंथ होगी उतना ही अधिक कैश आपको अपने पास रखकर चलना पड़ता है। फिर अगली बात, वैसे ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। अब कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत को आप इस तरह से समझ लो, मान लीजिए एक बिज़नेस का ऑन एन एवरेज में बात करूं कि भाई 30,000 रुपये महीने में खर्च होते हैं,
और 45,000 रुपये महीने में बिक्री होती है। ठीक है, तो मैं अगर इसकी पर डे डेली एवरेज लूँ तो 1,000 रुपये रोज़ का खर्चा है, 1,500 रुपये रोज़ की बिक्री है। अब अगर मान लो रोज़ ऐसा हो कि रोज़ 1,000 रुपये खर्च करने हो जेब से, रोज़ 1,500 रुपये की बिक्री हो, तो 500 रुपये आप इस तरह से कमाते रहेंगे। तो अब आपको कैश बैलेंस रखना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है रखने की, क्योंकि रोज़ 1,500 रुपये आने हैं शाम तक और दिन भर में 1,000 रुपये आपको देने हैं, तो 500 रुपये आपके पास बचेंगे ही बल्कि। तो आपको किसी तरह का कोई कैश बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप अगले 10 दिन तक लगातार 1,000 रुपये खर्च ही करते रहें। ठीक है, 10,000 रुपये आपको किसी दिन इकट्ठे खर्च करने पड़ जाएं, और बिक्री या कैश जो कलेक्शन की बात है, हो सकता है 500 रुपये हो रही है, किसी दिन 100 रुपये हो रही है, और किसी दिन इकट्ठे ही 15,000 रुपये हो रही है। यानी कि कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो की टाइमिंग अलग अलग है। ठीक है, अगर इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है, आउटफ्लो कम है, तब तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, आज जो दिन भर में मेरे पास जो है 1,200 रुपये आए और 800 रुपये खर्च हुए, वो तो मैंने वहीं से दे दिए। लेकिन तब क्या हो, अगर मान लीजिए मुझे 3 दिन तक 4-4 हज़ार रुपये खर्च करने हो, यानी कि 12,000 रुपये खर्च करने हो, और उन दिनों में मेरे पास आए मात्र 2,000 रुपये हो, तो बाकी 10,000 रुपये की पेमेंट कहाँ से होगी जो आपको करनी है? तो उसके लिए आपको कैश बैलेंस अपने पास रखना पड़ता है। तो पहला कारण जैसे कि बताया कि कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर नॉट कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक ही टाइम पर इनकर्ड नहीं होते, इनकी टाइमिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी कारण से हमें एक मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखना पड़ता है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, जिसके बेस पर हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, और कैश को जब कैश के रूप में रखते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कैश को रखने की, जो हमने अभी आपको बताई, इंटरेस्ट कॉस्ट के रूप में होती है। ठीक है, इसलिए फर्म जो चाहती है कि इस कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, तो इसलिए कैश कम से कम रखा जाए। लेकिन कैश को कम से कम रखेंगे, ज़्यादा कमी रहेगी, तो कैश की शॉर्टेज वाली कॉस्ट है वो इनकर्ड शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य रखना है, और वो कैसे होगा? वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने कैश इनफ्लो जो आना है उसको स्पीड अप करें, और जो कैश आउटफ्लो जो खर्चा है उसको जितना हो सके स्लो डाउन करें। स्लो डाउन करने का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि आप किसी की पेमेंट ड्यू होगी और उसकी पेमेंट मत करो। स्लो डाउन का मतलब आगे जबकि हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में इसको, बस आप अभी इतना ही समझ लीजिए। मान लीजिए आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, और इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देना है 30,000 रुपये भरना है, और वो आज ड्यू हुआ है, और आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी 1 महीने की ग्रेस देती है। ठीक है, 30 डेज़ की ग्रेस देती है। तो अब आप कैश आउटफ्लो को डिले कैसे कर सकते हैं कि आज ही आप जाकर जमा करवाएं, इस जल्दबाजी करें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप 27वें 28वें दिन जाकर कैश को जमा करवाएं, इंश्योरेंस प्रीमियम को जमा करवाएं। तब तक बिजनेस के पास ये पैसा यूज करने के लिए अतिरिक्त लिक्विडिटी मौजूद रहेगी। ठीक है, तो उसे कम कैश बैलेंस से वो काम चलाना उसके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को ही हम कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के रूप में पढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैश मैनेजमेंट का ये। ठीक है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे, बट कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम कम से कम कैश बैलेंस में काम चलाएं, और ये तभी पॉसिबल है जब कैश इनफ्लोज को स्पीड अप किया जाए और कैश आउटफ्लोज जो है उनको स्लो डाउन किया जाए। ठीक है, तो कैश मैनेजमेंट में क्या शामिल है, क्या कुछ हमें पढ़ना है, वो अब थोड़ा सा एक सार रूप में, बेशक अब इन सब पर एक अलग अलग वीडियोस के रूप में आप पढ़ेंगे तभी डिटेल में समझ में आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो कैश प्लानिंग, कि हमें कितने कैश की ज़रूरत होगी, हमारे पास कितना कैश होना चाहिए, कितने कैश की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उसके लिए एक तो कैश साइकिल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैश साइकिल के बेस पर किस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 30 दिन का आपका कैश साइकिल है, और आपका जो कैश का जो खर्चा है वो 4,50,000 रुपये साल भर का। ठीक है, तो 30 डेज़ का कैश बैलेंस आपको अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि आज का गया हुआ कैश 30 दिन बाद वापस आना है। तो इस 4,50,000 रुपये को 30 डिवाइड बाई 360 कर दीजिए, तो ये जो अमाउंट आएगा, जितना भी आता है, ठीक है, तो आप सोल्व कर लीजिए इसको, जितना भी बैठता है, ये अमाउंट आपको अपने पास कैश के रूप में रखना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास कितना कैश होना चाहिए। तो इससे हम कैश की प्लानिंग करते हैं, हमारे पास खर्चे कितने होने। कैश बजट हमें ये बताता है कि आने वाले महीनों में हमें कितना तो खर्चा करना है और कितनी इनकम आएगी, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे पास कितना कैश होना चाहिए। तो इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसी तरह से स्पीडिंग अप कैश इनफ्लोज, अब ये जैसा भी अभी पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दो टेक्निक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन बैंकिंग और लॉक बॉक्स सिस्टम। कंसंट्रेशन बैंकिंग का मतलब आप यूँ समझ लो कि कलेक्शन को डिसेंट्रलाइज करना, कि वे सारे की सारी पेमेंट, मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, आपके अलग अलग जगह, मान लीजिए पूरे इंडिया में ट्रेडिंग होती है, तो आप क्या करें, साउथ की सारी कलेक्शन के लिए आप कहते हैं भाई चेन्नई में एक ब्रांच ऑफिस बना दिए कि भाई सारी कलेक्शन आप यहाँ जमा करा दो। इसी तरह से नॉर्थ में आप कहते हुए सारी कलेक्शन दिल्ली में जमा करा दो, ठीक है। इसी तरह से जो है जो ईस्ट साइड में आप कह दें कि भाई जो बंगाल जो है आप कोलकाता में, वहाँ हमारी मेन ब्रांच है, आप वहाँ पर जमा करा दो, ताकि कैश कलेक्शन स्पीड अप हो सके। इसी तरह से लॉक बॉक्स सिस्टम होता है, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि उस शहर में एक लॉक बॉक्स, जैसे लेटर बॉक्स हुआ करता था पोस्ट ऑफिस में, उसे आप हायर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप अपने चेक, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप अपने चेक इस लॉक बॉक्स में जमा करा दें, ताकि वो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके हमारे पास पहुंच सके। तो ये कोशिश होती है, डिटेल में इसको बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह से कैश आउटफ्लोज को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए सेंट्रलाइज पेमेंट, आप सारी पेमेंट, कलेक्शन को तो डिसेंट्रलाइज करना है, पेमेंट को सेंट्रलाइज कर दो जी। पेमेंट कहाँ से आएगी जी, केवल हेड ऑफिस से आएगी, तो ऑटोमेटिकली वो पॉलिसी डिले बन जाता है। इसी तरह से सारी पेमेंट आप चेक से कर सकते हैं। आप फ्लोट्स का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट्स के बारे में मैं अगर अभी बताने लगा तो फिर वही बात हो जाएगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके बारे में बताएंगे डिटेल में, तभी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो फ्लोट्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसा मैंने आपको बताया कि जितना ग्रेस पीरियड आपको मिलता है, इंश्योरेंस प्रीमियम से मैं बात कर रहा था, अंदाज़ा आपको दे रहा था, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस पीरियड को पूरा यूज कर सकते हैं, उससे ऑटोमेटिकली डिले हो जाती है। इसी तरह से जो कैश का बैलेंस जो है, एक बार में ट्रांजैक्शन कितनी हो, उसके लिए मॉडल्स होते हैं। काफ़ी सारे मॉडल हैं इसमें, मिलर और मॉडल है, बाउमोल मॉडल है, स्टोन मॉडल है, बैरानेक मॉडल है। तो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, इसमें देखेंगे जितना पॉसिबल हो पाया उतने मॉडल्स को हम वीडियोस के माध्यम से, आने वाले वीडियोस के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी दो मॉडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाउमोल और मिलर, और उनको तो करेंगे, बाकी जितना टाइम बचेगा उतनी कोशिश करेंगे। और लास्ट में जब आपके पास एक्सेस कैश हो जाता है तो उसे आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में जमा कराते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का सिलेक्शन किस क्राइटेरिया के बेस पर होना चाहिए, वो भी इसी के स्कोप में शामिल है। सो मैनेजमेंट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ, ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ कैश मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये सारे जो कह लीजिए कि टेक्निक्स हैं, इसका स्कोप है या इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कैश मैनेजमेंट में शामिल किए जाते हैं, जिनको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि वीडियो कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है, ठीक है। जितना रहा करता है उसके देखते हुए अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।